हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी नीरज ठाकुर और आज हम बात करने जा रहे हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में। तो आज हम इस एक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई, कब फोर्स में आया और इसके थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे और इसका आज हम थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो क्या है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट? तो पहले तो हमारे पास क्या है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं। जो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन ने एक हमारे पास एक आर्टिकल प्रोवाइड किया है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1A हमारे पास आर्टिकल मिला है, जो हमारे पास फंडामेंटल राइट है। जो फंडामेंटल राइट क्या है? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब हम इस राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का करें क्या? जब हम बोलें क्या, हम एक्सप्रेस करें क्या, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी। इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो हम बोलेंगे क्या? तो जब भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी तभी तो हम बोलेंगे। एंड इन डेमोक्रेटिक कंट्री, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इंफॉर्मेशन। किसी ट्रू डेमोक्रेसी में जब हम रहते हैं तो उस डेमोक्रेसी में एवरी सिटीजन के पास तभी ये राइट आएगा, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन आएगा, जब उसके पास एक्सप्रेशन होगा, इंफॉर्मेशन होगी। जब भी इंफॉर्मेशन होगी तभी तो हम बोलेंगे, तभी तो हम बात करेंगे। तो एक हमारे पास यहाँ पे एक फिलोसफर थे, एक फिलोसफर है हमारे पास, एक फिलोसफर है हमारे पास, क्या नाम है उनका? थॉमस जेफरसन हमारे पास एक फ़िलासफ़र हैं। थॉमस जेफरसन हमारे पास क्या एक फ़िलासफ़र है। एक हमारे पास फ़िलासफ़र है, वो क्या बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन इज़ द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन इज़ द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, हम देखते हैं। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है 2005 हमारे पास क्या जो है, ये जो एक्ट जो है, इंफॉर्मेशन बिल जो है, वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा इन दिसंबर 2004 में इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था, जहाँ से ये पास हो गया 11 मई 2005 में ये पास हो गया। और फिर राज्यसभा में 12 मई 2005 में पास हो गया। और फिर बोथ द हाउसेस से पास होके, पार्लियामेंट से पास होके क्या हो गया, ये प्रेसिडेंट की एसेंट इसको कब मिली? तब उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन हुआ करते थे? APJ अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो एसेंट मिला इस बिल को 15 जून को एसेंट मिला, 15 जून को एसेंट मिला। और ये हमारे पास क्या है, जो बिल जो है एक लॉ में कन्वर्ट हो गया, एक एक्ट बन गया। और ये एक्ट बन गया तो बट इट इज़ बिकम ऑपरेशनल, completely came into force in 12 अक्टूबर 2005 में ये completely फोर्स में आ गया, ऑपरेशनल हो गया, फंक्शनल हो गया। ये कब? 12 अक्टूबर 2005 में ये
ऑपरेशनल हो गया। राइट टू इंफॉर्मेशन इज़ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट of India which set out the principle and techniques regard to citizens right to information, citizens right to information। बोलता क्या है कि जो ये एक्ट जो है ये पार्लियामेंट का एक्ट है जहाँ पे क्या है सिटीजन्स के जो राइट्स है, मतलब इंफॉर्मेशन जो है, जो सिटीज़न जो है कहीं से भी किसी से भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से क्या है, पब्लिक अथॉरिटी से क्या है इंफॉर्मेशन मांग सकता है। ठीक है। इट इज़ एन इनिशिएटिव टेकन बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो क्या है कि जो ये एक्ट जो है ये किसका इनिशिएटिव है, ये जो आरटीआई एक्ट जो है ये किसका इनिशिएटिव है, ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस के अंडर ये आता है। क्या एनी सिटीजन ऑफ इंडिया में रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए पब्लिक अथॉरिटी, कोई भी सिटीजन, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया में रिक्वेस्ट for information from public authority which is required to reply within 30 days। तो कोई भी जो सिटीज़न है वो क्या कर सकता है, पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन ले सकता और उस अथॉरिटी को वो इंफॉर्मेशन उसको विदिन 30 डेज में उसको प्रोवाइड करनी है। In case of matter involving a petitioner's life and liberty, अगर कोई ऐसा मैटर हो, लाइफ एंड लिबर्टी वाला मैटर हो, द इंफॉर्मेशन हैज़ टू प्रोवाइड विद इन 48 आवर्स। जब ऐसा कोई मैटर हो, लाइफ एंड लिबर्टी जैसा कोई मैटर हो, तब हमारे पास क्या है, जो इंफॉर्मेशन जो है 48 आवर्स के अंदर प्रोवाइड कर दी जाती है। सम इंफॉर्मेशंस आर कॉन्फिडेंशियल, कोई इंफॉर्मेशंस कॉन्फिडेंशियल होती है विच आर नॉट प्रोवाइडेड टू द पब्लिक, जो पब्लिक में प्रोवाइड नहीं करी जाती है बाय ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। इस एक्ट के द्वारा कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कंट्रीज़ इंटीग्रिटी को हर्ट करे, जो जैसे हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी के इंफॉर्मेशंस आ गई, डिफेंस के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आएगी, तो वो जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहती है, जो हमारे पास क्या है पब्लिक को प्रोवाइड नहीं करी जाती है बाय ऑफिस सीक्रेट एक्ट 1923 के रिगार्ड्स। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते हैं इस आरटीआई एक्ट के बारे में, कहाँ से शुरू हुआ। तो द राइट टू इंफॉर्मेशन गेन पावर व्हेन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड इन 1948। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को पावर कब मिला, उसको इम्पोर्टेंस कब मिली, जब क्या है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को अडॉप्ट किया 1948, और क्या करने लगा, हर एक को प्रोवाइड करने लगा राइट टू सीक रिसीव इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ थ्रू एनी मीडिया। किसी भी मीडिया से वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ फ्रंटायर्स। फिर क्या होता है कि द इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1966 क्या बोलती है, स्टेट करती है, एवरीवन शैल हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस। बोल रहा है कि हर एक को फ्रीडम ऑफ हक है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, इंफॉर्मेशन सीख करने का, किसी भी काइंड की किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को सीख करने का उसको फ्रीडम है, उस किसी भी सिटीजन को फ्रीडम है। फिर क्या होता है, जेनेसिस ऑफ आरटीआई लॉ स्टार्टेड इन 1986। मतलब इंडिया में
कब इसकी शुरुआत होने लगी, आरटीआई एक्ट की कब शुरुआत होने लगी, तो क्या हुआ कि एक केस था, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी, एक केस था हमारे पास, क्या, मिस्टर कोलवल एंड वर्सेस जयपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एक केस था, जिसमें क्या है, जो इन विच इट डायरेक्टेड दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a) में जो हमारे पास क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो प्रोवाइड किया गया है सिटीजन्स को, सिटीजन ऑफ इंडिया को ये राइट दिया हुआ है, बोल रहे कि इट ऑफ क्लियरली इम्प्लाइज राइट टू इन्फॉर्मेशन। जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एज विदाउट इन्फॉर्मेशन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन नॉट बी फुली यूज्ड। बोल रहा है कि अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो हम इस वाले फ्रीडम को, इस वाले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को फुल्ली हम यूज़ ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, इस राइट टू इन्फॉर्मेशन को क्या कर दिया, आर्टिकल 19(1)(a) में इसको भी फंडामेंटल राइट बना दिया, ठीक है। फिर आता है हमारे पास द आइडिया ऑफ, ये जो आइडिया आया कहाँ से, द आइडिया ऑफ आरटीआई इन इंडिया वाज गिवन बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन 1990। तो पहला जो आइडिया जो है इसका, जो किसने दिया था, वीपी सिंह गवर्नमेंट ने दिया था आरटीआई का आइडिया इन 1990s में दिया था। एंड दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास, क्या एक ग्रास रूट एक कैंपेन हुई थी फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ आरटीआई, एक कंपेन हुई थी इंट्रोडक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट के लिए, एक कंपेन हुआ था। वो क्या हुआ, किसने स्टार्ट किया था, मजदूर किसान शक्ति संगठन एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्या किया, एक कंपेन शुरू किया कि आरटीआई एक्ट को इंट्रोड्यूस करो, मतलब इसको लागू करो 1994 में। जो इसको हेड कौन करता था, अरुणा रॉय जो है इसकी हेड थी। और इसका फाइनल जो ड्राफ्ट जो है जस्टिस पीबी सावंत ने बनाया था, जो एक्स सुप्रीम कोर्ट जज थे। फिर क्या आता है, जो अब तमिलनाडु बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू पास आरटीआई लॉ इन 1970। अब हमारे पास क्या आते हैं, आरटीआई एक्ट के हम थोड़े ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरटीआई एक्ट। पहला क्या है, पहला बोलता है टू एम्पावर द सिटीजन। आरटीआई एक्ट जो है एक सिटीजन को एम्पावर करता है, सीक फॉर इंफॉर्मेशन इन डेमोक्रेटिक कंट्री। एज द सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री, it is very important to have information how the government is functioning, ठीक है। गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, ये उस फंक्शन को, उस बारे में उस गवर्नमेंट से सवाल पूछने के लिए, उनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए ये जो आरटीआई एक्ट जो है वो एक सिटीज़न को एम्पावर करता है कि तू इनसे जवाबदारी ले सकता है, ठीक है, तू इनसे जवाब मांग सकता है। मान लो अगर हमारे पास क्या है कि कोई एक गवर्नमेंट काम करती है इन डेमोक्रेटिक कंट्री, जो गवर्नमेंट है इट इज़ डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू द सिटीज़न, एंड यहाँ पे सिटीज़न क्या है, एक अथॉरिटी बन जाता है। तो गवर्नमेंट को क्या है कि जवाब देना पड़ता है सिटीज़न को। तो ये आरटीआई एक्ट जो है, इनसे, इस आरटीआई एक्ट से जो सिटीज़न है उनसे जवाब ले सकता है, उनसे इंफॉर्मेशन ले सकता है कि भाई अगर तुम काम कर रहे हो कैसे कर रहे हो, व्हाट इज़ द प्रोसीजर कि कैसे काम हो रहा है, कैसे गवर्नमेंट फंक्शनिंग कर रही है, ब्यूरोक्रेसी कैसे चल रही है। ये जो एक्ट जो है सिटीज़न को एम्पावर करता है। और टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करता है। ये कैसे करता है, मान लीजिए अगर आपके किसी एरिया में कोई काम हो रहा है, कोई गवर्नमेंट आपके वहाँ पे या कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई काम कर रही है,
तो आप वो उनका फंडिंग आ रहा है उनका, तो मान लो कि वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब उस काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप उनसे क्या है इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आरटीआई फाइल करके आप उनसे बोलोगे कि अगर तुम्हारे पास फंडिंग आ रहा है, गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है, तो तुम उसको यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो? अगर यूज़ कर रहे हो तो कहाँ कर रहे हो? तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। तो इस चीज़ से आरटीआई एक्ट से जो गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल रहती है, मतलब उस अपने काम पे ध्यान देती है ताकि उसको कोई आगे परेशानी ना हो, कोई अगर सिटीज़न उस पर आरटीआई फाइल करे तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो करप्शन को ख़त्म करने के लिए आरटीआई एक्ट का बहुत ही योगदान है। टू इन्हेंस पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, आरटीआई एक्ट से लोगों का डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना, आरटीआई एक्ट की वजह से डायरेक्ट रोल है इसका। अब जो हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं डायरेक्ट, जो पब्लिक अथॉरिटी से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, अब ये पब्लिक अथॉरिटी है कौन? इस पब्लिक अथॉरिटी में कौन आता है? पब्लिक अथॉरिटी इज़ ए बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड बाय अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कोई भी एक बॉडी बनी या ऑर्गेनाइजेशन बनी, वो एक पब्लिक अथॉरिटी है। दूसरा, लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, स्टेट एंड लेजिस्लेचर। तीसरा, बाय नोटिफिकेशन इशूड और ऑर्डर मेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड इंक्लूड्स एनी बॉडी ओन्ड कंट्रोल्ड और सब्सिडेंटली फाइनेंस। मतलब कोई भी प्राइवेट बॉडी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फंडेड बाय फंड्स प्रोवाइडेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब उनको डायरेक्ट फंड मिले, इनडायरेक्टली फंड मिले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बॉडी को, वो सारी हमारे पास क्या है, उन सब को हम क्या बोलते हैं उनको पब्लिक अथॉरिटी बोलते हैं, मतलब जिनसे हम इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। अब आरटीआई फाइल कैसे करें? आरटीआई को कैसे फाइल करें? पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द इशू। व्हाट इज़ द इशू? इशू क्या है? आरटीआई क्यों फाइल करना है? दूसरा, राइट एन एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर, एक एप्लीकेशन लिखना है। तीसरा, पे रिक्वायर्ड आरटीआई एप्लीकेशन फ़ी। मान लो एक एग्जांपल देते हैं आपके। मान लो कि आपका एक आयुष्मान भारत जो हमारा सेहत स्कीम है, आयुष्मान स्कीम जो है, मान लो कि अगर आपको कोई एक ट्रीटमेंट करवाना है, आयुष्मान कार्ड से आपने एक ट्रीटमेंट करवाना है, तो आप हॉस्पिटल गए, तो हॉस्पिटल और वो हॉस्पिटल इस स्कीम में फॉल करता है, और बट वो हॉस्पिटल क्या करता है, आपको मतलब वो वाली फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करता है, मतलब आपको उसमें एलिजिबल नहीं कर पाता है। तो आप जो है क्या कर सकते हो, उस पे आरटीआई फाइल कर सकते हो। ठीक है, कि मैं जो बेनिफिशरी हूँ, तो मुझे क्यों बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप उससे उनका जवाब मान सकते हो कि वाई आई एम नॉट गेटिंग द बेनिफिट्स। ठीक है, तो यही एक्शंस होते हैं। पहली अपील, सेकंड अपील होती है। ठीक है, तो ये फाइल करना है। पहले क्या हमने करना है, इशू आइडेंटिफाई करना है, एप्लीकेशन लिखना है, एप्लीकेशन फ़ी करनी है, तो फिर क्या करना है, हमने पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर विल ट्रांसफर यूर, तो जब कंसर्न डिपार्टमेंट, मतलब जो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट, यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट रहेगा, तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट से क्या है इन्फॉर्मेशन लेगा। ठीक है, और विद इन 30 डेज़ में आपको प्रोवाइड करेगा। अगर नहीं कर पाया तो सेकंड रेस्पॉन्स में विद इन 45 डेज़ में ये आपको क्या है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, अब हमारे पास आता है व्हाट इज़ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन the Central Information Commission was established by central government in 2005.
सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2005 में बनाई थी अंडर प्रोविजन ऑफ आरटीआई एक्ट ऑफ 2005। ठीक है, आरटीआई एक्ट के प्रोविजंस के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या है सीआईसी बना दी 2005 में। इट इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जो सीआईसी है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में इस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में मेंबर कौन कौन से होते हैं? पहले क्या होता है, हु आर द मेंबर्स? मेंबर कंसिस्ट ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। क्या होता है, पहला क्या होता है यहाँ पे, एक हमारे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा एंड नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर। एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे। मतलब टोटल हमारे पास क्या होंगे, मेंबर्स कितने होंगे, 11 मेंबर्स होंगे इंक्लूडिंग CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के इंक्लूडिंग जो है टोटल 11 मेंबर्स होंगे। ठीक है, अब इन मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है? हु अपॉइंट्स चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट on the recommendation of committee consisting of the Prime Minister as chairperson, the leader of opposition in Lok Sabha and Union Cabinet Minister nominated by Prime Minister। इसको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट तो इसको प्रेसिडेंट करता है, बट रिकमेंड एक कमेटी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर उसका चेयरपर्सन होता है और वहाँ पे अपोजिशन लीडर होता है और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है जिसको प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया। इनकी एक कमेटी होती है जो रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए। अब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का टेन्योर कितना है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जब हमारे पास 2005 में जब आरटीआई एक्ट आया था तब हमारे पास क्या होता, तब था 5 इयर्स थे इसके और अंटिल 65 इयर्स का जब हो जाए या 5 ईयर टेन्योर था और 65 इयर्स ऑफ एज। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो इनका रीअपॉइंटमेंट भी नहीं होता है। ठीक है, रीअपॉइंटमेंट भी नहीं होता है और सेम ऐसा ही होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन में भी। हमारे पास क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट 2019। अब आरटीआई एक्ट 2005 की अमेंडमेंट हुई थी 2013 में हुई थी, अब जो रिसेंट हुई है 2019 में हुई है। तो इस अमेंडमेंट में क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, तो पहले 5 इयर्स का टेन्योर होता था, अब क्या कर दिया है कि अल्टर टेन्योर एंड कंडीशन ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो क्या किया, अब इन्होंने क्या है 5 से 3 इयर्स कर दिया है। ठीक है, द टर्म मेड सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्रिप्शन करंटली सेट फॉर 3 इयर्स। मतलब पहले जो है 5 थी, अब हमने क्या कर दिया है 3 इयर्स जो है इसका टेन्योर कर दिया है। ठीक है, और सैलरी एंड अलाउंसेस एंड अदर सर्विसेज कंडीशन ऑफ CIC एंड ICs चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ऑफ सेंटर एज वेल एज स्टेट। मतलब जो दोनों जो सेंटर के भी या स्टेट के भी होते हैं, शैल बी सच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, eliminated provisions for deduction pension or retirement benefits for previous government service at the time of CIC and IC's appointment। अब क्या होता है कि अब RTI का गवर्नेंस में रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ RTI इन गुड गवर्नेंस? क्या काम है इसका? चेकिंग करप्शन। RTI हमारे पास क्या है, करप्शन चेक करता है, ट्रांसपेरेंसी लाता है, करप्शन चेक करता है,
द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हैज़ बिकम द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट टू चेक करप्शन। बोल रहे कि जो RTI एक्ट जो है, इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, ये एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट बन गया है करप्शन चेक करने के लिए। अंडर RTI एक्ट मैनी केसेस ऑफ करप्शन हैव बीन एपिसोड लाइक आदर्श under RTI Act, many cases of corruption have been exposed, like Adarsh Housing Society scam and Commonwealth Games scam। अभी जो Commonwealth Game scam जो था पीछे हाल ही में, जो जिसमें वो बजरंग पूनिया और वगैरह जो प्रोटेस्ट चल रहा था, वो उनको एक्सपोज किया। एक्सपोज करने में जो ये इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है, RTI एक्ट जो है एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है करप्शन को चेक करने के लिए। जैसे हमारे पास क्या क्या किया इसने, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम। रिसेंटली विलेजर्स इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार यूज्ड RTI टू एक्सपोज सोलर लाइट स्कैम। तो बिहार में कहीं सोलर लाइट स्कैम था, तो इस RTI एक्ट से वो भी एक्सपोज हो गया, लीडिंग टू चार्ज अगेंस्ट 200 करप्ट ऑफिशियल, जिसमें क्या है 200 करप्ट ऑफिशियल्स जो जिन पे चार्ज लगा है। दूसरा क्या है, ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी लाता है। RTI एक्ट से हमारे पास क्या ट्रांसपेरेंसी आ रही है। अंडर RTI एक्ट सिटीजन सीक इन्फॉर्मेशन। RTI एक्ट के अंडर जो है सिटीजन जो है क्या करता है, इन्फॉर्मेशन ढूंढता है एज अ राइट फ्रॉम स्टेट एंड देयर बाय प्रमोट ओपननेस। तो जब उसके पास इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मतलब वो प्रमोट करेगी, जिससे क्या है ओपननेस आती है गवर्नमेंट में, मतलब ट्रांसपेरेंसी आती है इन एडमिनिस्ट्रेशन, बाय मेकिंग द गवर्नमेंट मोर ओपन टू द पब्लिक। तो जिससे क्या है कि गवर्नमेंट जो है पब्लिक के प्रति ज़्यादा ओपन रहती है। इट हैज़ एम्पावर्ड द पीपल टू क्वेश्चन, ऑडिट, रिव्यू, एग्जामिन एंड असेस गवर्नमेंट एसेस। तो इस RTI एक्ट ने लोगों को एम्पावर कर दिया है सवाल करने में, ऑडिट करने में, रिव्यू करने में, एग्जामिन करने में गवर्नमेंट एक्ट्स को। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी। द RTI एक्ट हैज़ एम्पावर्ड द पीपल टू होल्ड पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, अकाउंटेबल फॉर प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, गुड गवर्नेंस एंड जस्टिस। तीसरा क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पावर का डिसेंट्रलाइजेशन के लिए इसका बड़ा योगदान है। RTI एक्ट डेमोक्रेटाइज द इंफॉर्मेशन एंड डिसेंट्रलाइज द पावर। पावर नो मोर रिमेन्स confined to select few, rather it being made available equally to all citizens। ठीक है। Promoting participatory democracies, it enable maximum participation of public in function of democratic country including governance। ठीक है, मतलब जो लोगों का इस डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेटरी बना देना। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट कोई काम कर रही है, अपने हिसाब से कर रही है, तो आप भी उसमें आप RTI एक्ट जो है आपको एम्पावर करता है कि आप भी उसमें पार्टिसिपेट करो, प्रमोट करो। ठीक है, मतलब अगर कोई काम कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि वो काम ठीक से नहीं करते हैं, यू हैव टू फाइल द RTI एंड यू विल गेट द होल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट। तो पूरी डिपार्टमेंट से, और जो भी स्कैम हो, कुछ भी हो, वो क्या है एक्सपोज हो जाता है। तो मतलब इससे क्या है, डायरेक्टली जो है लोगों का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है डेमोक्रेसी में। आफ्टर एनेक्टमेंट ऑफ RTI एक्ट, people have shown increased interest in affairs of government and sought information regarding various issues affecting their lives and well-being. Now we will talk about some important sections of RTI Act 2005. तो क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैंने यहाँ पे लिखी है। तो पहला मैं यहाँ पे जो रिगार्ड कर रहा हूँ, सेक्शन 23 हमारे पास क्या है, एक सेक्शन है। तो क्या है इसमें, क्या है कि नो कोर्ट इंटरफियर इन RTI मैटर, मतलब कोर्ट का कोई इंटरफियर नहीं रहता। RTI मैटर में कोर्ट का कोई इंफॉर्मेटर नहीं रहता है। ये हमारे पास कौन सा सेक्शन बताता है, ये सेक्शन 23 हमें बताता है। तो सेक्शन 8 हमारे पास क्या है,
सेक्शन 8 हमारे पास क्या है, एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर, मतलब कौन से, मतलब जब हम इंफॉर्मेशन मांगते हैं, आरटीआई फाइल करते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अब हमारे पास कौन सी जो इंफॉर्मेशन जो है जो हमें नहीं मिलती है, कौन से एरियाज़ को मतलब एग्जाम कर दिया है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से, किनको एग्जाम कर दिया। जैसे हमारे पास क्या आ गया, नेशनल सिक्योरिटी आ गया, डिफेंस आएगा, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं जो जिनकी हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो सेक्शन 17 है हमारे पास, रिमूवल ऑफ स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मतलब प्रोसीजर बताता है कि अगर हमने क्या है इनको निकालना हो अपॉइंट करने के लिए, तो हमने देख लिया कि ये प्रेसिडेंट हम इनको अपॉइंट करता है। रिमूवल के लिए हमारे पास क्या है, रिमूव भी प्रेसिडेंट ही करता है, बट इसमें पार्लियामेंट जो है रिकमेंड करता है, पार्लियामेंट रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को फॉर द रिमूवल ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए। तीसरा है 16 हमारे पास क्या है, 16 सेक्शन 16 हमारे पास क्या बोलती है, सेक्शन 16 हमारे पास बोलती है स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस, मतलब ये हमारे पास टेन्योर बोलता है। सेक्शन 16 हमारे पास रिगार्ड्स टेन्योर बताता है कितने टेन्योर का जो रहता है, ऑफिस टेन्योर रहता है स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का। और 16(5) हमारे पास क्या बोलता है, सैलरीज एंड अलाउंसेस के बारे में बताता है। और जो सैलरीज एंड अलाउंसेस के बारे में जो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है इनके ये सेम एज इलेक्शन कमिश्नर के, मतलब जो हमारा इलेक्शन कमिश्नर है और जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है इनकी सैलरीज एंड अलाउंसेस जो है सेम है। एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट का इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है इनके सैलरीज एंड अलाउंसेस जो है किसके सेम किसके हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तो हमारे पास क्या है चीफ सेक्रेटरी के जैसे होते हैं, और इंफॉर्मेशन कमिश्नर के हमारे पास इलेक्शन कमिश्नर के जैसे होते हैं, ठीक है। और फिर आता है हमारे पास सेक्शन 13 आती है हमारे पास, द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर। स्टेट का था वो, ये सेंटर का है, सेम है। और इनके सैलरीज एंड सेक्शन 13(5) हमारे पास क्या, सेक्शन 13(5) हमारे पास क्या बोलती है, सैलरी एंड अलाउंसेस पेएबल टू एंड other terms and condition of service of chief information commissioner shall be same as chief election commissioner of India, and information commissioner shall be same as the election commissioner, ठीक है। जो सेंट्रल CIC है, सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के सैलरी एंड अलाउंसेस जो है किसके बराबर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अलाउंसेस एंड सैलरीज किसके बराबर हैं, इलेक्शन कमिश्नर के, ठीक है। ये सेंटर का है और जो नीचे वाला था वो स्टेट का था, ठीक है। यही है हमारे पास इस पूरे RTI एक्ट ऑफ 2005 में यही सब चीज़ें हैं। और बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट सेशंस होंगी वो मैं MCQs में कवर करवा दूंगा। कौन सी सेशन जो है इम्पोर्टेंट रहेगी वो मैं बाकी MCQs में करवा दूंगा। बाकी आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू, हैव अ गुड डे।